हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम रेस्क्यू सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है। ये एक्चुअली में एक डिवाइस होती है जो स्मॉल स्पेस के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करती है। दिखने में ये ऐसा दिखता है, इसके और भी मॉडल है वो भी दिखाऊंगा। ये सिंबल ऑफ कैपेसिटर है, ये फिक्स कैपेसिटर को दिखाता है, ये वेरिएबल कैपेसिटर को दिखाता है। तो कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या बनती है? इट इज ए डिवाइस विच कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इन स्मॉल स्पेस। एक्चुअली में चार्ज को स्टोर करते करते ये क्या स्टोर कर लेता है? एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को टेम्परेरी स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल किसी एक बॉडी के ऊपर, मान लो ये पेन है, इसके ऊपर मैंने चार्ज को स्टोर करना स्टार्ट किया। अब कोई भी चार्ज होगा तो उसमें रिपल्शन होगी, एक किस्म की एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो इसीलिए मैंने लिखा इंडायरेक्टली ये क्या स्टोर करता होता है? एनर्जी को स्टोर करता है। अगर कोई भी डिवाइस, मान लो ये पेन भी या हम या अर्थ, कोई चीज भी चार्ज को स्टोर करेगी, उसका नाम क्या होता है? कैपेसिटर। अब बात ये आती है कि चार्ज की ये इस तरह के जो कैपेसिटर होते हैं, ये कैपेसिटर तो फेमस है, ये फैन में लगा होता है। इस तरह के कैपेसिटर जो होते हैं वो टीवी के रिमोट्स में लगे होते हैं। इस तरह के कैपेसिटर होते हैं, ये बड़े बड़े डिवाइसेस जैसे कि बड़े बड़े वाटर कूलर वगैरह मशीनरीज में लगे होते हैं, एसीज में लगे होते हैं। और इस तरह के जो कैपेसिटर्स हैं ये लैपटॉप में, इस तरह के एलईडी के मदरबोर्ड्स वगैरह में लगे होते हैं। जैसे कि इसके अंदर दिखा भी रखा है, देखो ये मदरबोर्ड है किसी एक डिवाइस का, इसके अंदर ये आईसी है, ये जीनर डायोड है, ये कैपेसिटर है, ये फैन के ऊपर कैपेसिटर लगा हुआ है। अब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आता है कि हम चार्ज को स्टोर करते ही क्यों है। तो बच्चों यहां देखो, इसका एक एग्जांपल समझा रखा है। ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक किसी कैमरे की फ्लैश लाइट का बल्ब है, ये हमने एक छोटी सी बैटरी लगा दी, ये कैपेसिटर लगा दिया, कैपेसिटर चार्ज हो गया क्योंकि इधर तो पाथ सर्किट कंप्लीट हो रहा था। ये साइड पॉजिटिव बन गई और ये साइड क्या बन गई? नेगेटिव। लेकिन आप इधर देखो बच्चों, जैसे ही इस केस के अंदर मैं इस की को ऑन कर देता हूं, इस की को ऑन करने से क्या होगा? एकदम से ब्लास्ट टाइप में होगा, मतलब कि बहुत ज्यादा लाइट आएगी जो कि कैमरे की फ्लैश लाइट होती है। क्यों? क्योंकि यहां से ये वाला चार्ज तो इसके अंदर जा ही जा रहा था, साथ के साथ ये वाला चार्ज भी जा रहा था। ये बहुत हाई चार्ज एकदम से गया। दोबारा से समझो इस बात को। अभी देखो ये जो चार्ज है, ना तो ये ऊपर जा सकता इस बैटरी का, ना ही ये वाला, इसको पाथ नहीं मिल रहा। एकदम से इसको ऑन करते ही इसको एकदम से पाथ मिल गया, ब्लास्टिंग एकदम से तेज, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चार्ज चला जाता है, ये भी चला जाता है, जिसकी वजह से ये क्या है, जो बल्ब है एकदम से ग्लो कर देता है। इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल है। यूं समझ लो कि जैसे धूम मूवी के अंदर है ना, वो नाइट्रोजन सिलेंडर होता था, बटन को दबाते ही बाइक तेज दौड़ पड़ती थी, ऐसे ये टेम्परेरी चार्ज को स्टोर कर लेता है। इसके अंदर देखो, फैन के अंदर स्टार्टिंग में जो फैन चलता है उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम बैटरी चेंज करते रहे या कैपेसिटर लगा देते हैं। ये टेम्परेरी एनर्जी को स्टोर करता है, बाहर बिजली वाली करंट भी जाता है और ये वाला भी जाके क्या करते हैं? इस फैन को चला देते हैं। तो इस तरह से कैपेसिटर जो चार्ज का स्टोर हम इसलिए करते हैं ताकि इसको टेम्परेरी यूज कर सके। अब हम बात करते हैं कि कैपेसिटेंस क्या होता है। ये मैं आपको बता चुका हूं, इसका यूज क्या होता है। ये हर चीज में यूज होते हैं, रेडियो में, टेलीविजन में, और बहुत सारे कंप्यूटर में, लैपटॉप में, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होते हैं। अब हम बात करते हैं कैपेसिटेंस क्या होता है बच्चों। इसके लिए हमने पहले थ्योरी लेक्चर में पढ़ रखा है कि जैसे जैसे चार्ज को बढ़ाएंगे पोटेंशियल बढ़ जाएगा, ये वाली इक्वेशन हमने पढ़ रखी है। ये मैं आपको अभी प्रूव कर देता हूं। पोटेंशियल एक तरह का होता है भड़क, किसी चीज के ऊपर रिपल्सन। मान लो कि इस बॉडी के ऊपर मैं चार्ज को स्टोर करते जा रहा हूं, करते जा रहा हूं, करते जा रहा हूं, तो इसके अंदर रिपल्सन बढ़ती जाएगी। यही मैंने इसका फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि जो रिपल्सन होती है वो बढ़ती जाएगी जैसे जैसे क्या बढ़ेगा? चार्ज बढ़ेगा। यहां पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा के आ जाएगा सी। इस सी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। इस सी को क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। अब इसका क्या मतलब है बच्चों, ये सुनो। देखो हमारे पास अलग अलग दो बॉडीज हैं। मान लेते हैं कि एक बॉडी के ऊपर चार्ज हमने स्टोर किया 20 वोल्ट। कितना स्टोर किया? 20 वोल्ट। और एक बॉडी पे हमने चार्ज स्टोर किया, सॉरी, क्यू। और उसके ऊपर हमारे जो बैटरी लगानी पड़ी वो लगानी पड़ी वी। जिसके अंदर कम बैटरी में ज्यादा चार्ज स्टोर हो जाएगा, उसके लिए सी क्या होगा? ज्यादा। क्योंकि सी हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। अगर मान लो दो अलग अलग बॉडीज में मैंने 20 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी, एक पे चार्ज आ गया मान के चलो 100 और एक पे आ गया 200, तो हम इस केस में क्या कहेंगे? जिस पे चार्ज 200 आया ना, उसके लिए कैपेसिटेंस जो होगी वो ज्यादा होगी, वो उसके लिए कैपेसिटेंस होगी 10, और इसके लिए कैपेसिटेंस कितनी होगी? 5। तो क्योंकि 5 इंटू अगर 20 करेंगे तो एक बार 100 आ जाएगा, 10 इंटू 20 करेंगे 200। तो मतलब कि क्या हो गया? किसी बॉडी के लिए ये सी डिसाइड करता है कि वो कितना ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं, ये किसी भी मटेरियल के चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी है। देखो इसकी डेफिनेशन, इट इज द
कैपेसिटी और एबिलिटी, या तो हम कह दें ये कैपेसिटी है या क्या है, एबिलिटी है ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्टोर चार्ज इन इट, अपने अंदर चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी का नाम क्या है, कैपेसिटेंस। क्योंकि उतनी ही बैटरी के अंदर कैपेसिटेंस ज्यादा होगी तो चार्ज क्या स्टोर होगा, ज्यादा। तो इसको आप केशव से भी याद रख सकते हो, KESHAV, केशव नेम होता है तो इसमें Q इज इक्वल टू CV, केशव से लर्न कर सकते हैं। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये आती है कि एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी SI यूनिट फैरेड होती है। दूसरी बात, ये फिर कभी नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि स्केलर क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं हो पाएगी। कैपेसिटर दोनों पे ही वर्क कर सकता है, AC पे भी वर्क कर सकता है और DC पे भी वर्क कर सकता है, लेकिन ये यूनिट फोर्थ के अंदर, मतलब कि EMI एंड AC में हम समझेंगे ये ओनली अपने में से ऑल्टरनेटिंग करंट को ही पास करता है, डायरेक्ट करंट को अपने में से नहीं जान देता। किसी भी कैपेसिटर के ऊपर जो नेट चार्ज स्टोर होता है वो जीरो होता है, क्योंकि एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टोर होता है और दूसरे पे क्या होता है, नेगेटिव। से नेट चार्ज कितना स्टोर होता है इस किसी भी कैपेसिटर के ऊपर, जीरो। तो हमने यहाँ पर कैपेसिटर भी पढ़ लिया, कैपेसिटेंस भी पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या है। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर देखते हैं बच्चों। देखो ये डायग्राम को ध्यान से समझो। अगर मैं आपको कह दूं कि है ना, मैंने इस वाले जो ये एक मेरा पोर्ट है, एक मटका है, इसके ऊपर मैं चार्ज को स्टोर करता जा रहा हूं। चार्ज को स्टोर कैसे कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे देखो बैटरी लगा दी, पूरा एकदम से इसको अच्छे से समझो। यहां पर मैंने एक बैटरी लगा दी, वो बैटरी क्या कर रही है, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को खाती जा रही है, मतलब अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रही है, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। अब इलेक्ट्रॉन जब बाहर आ रहे हैं तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, यहां सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब बच्चों एक टाइम पे ऐसा हो जाएगा कि मैं यहां से बैटरी भले ही बढ़ाता जाऊं, लेकिन चार्ज बढ़ना बंद हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब मैं बैटरी को बढ़ाऊंगा ना, तो वहां से क्या होगा, बैटरी तो बढ़ रही है, लेकिन यहां ये वाला जो पूरी ये मटका है, ये इतना ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो चुका है कि ये बाहर एयर के इलेक्ट्रॉन को ही ट्रैप करने लग गया, एयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लग गया, जिसकी वजह से क्या होगा, बैटरी कितनी बढ़ती जाए इस पे चार्ज सैचुरेटेड हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा केस आता है, देखो बच्चों, मैंने मान लो एक प्लेट लेके आया, प्लेट एक ये न्यूट्रल प्लेट थी, इसके इस तरफ नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, इस तरफ क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। अब क्या होता है, इस पे मैं ज्यादा चार्ज को स्टोर कर पाऊं, ऐसा इसीलिए है क्योंकि सारा पॉजिटिव चार्ज ना ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज पहले एयर के इलेक्ट्रॉन को खींचने में काम करता था, वो वर्क किस में करने लग गया, इसको अट्रैक्ट करने में। तो जो वर्क है वो स्केलर क्वांटिटी वो एक ही साइड किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो कि हम एक ट्रक को धक्का देके चला सकते हैं, तो हमने दोनों हाथों से एक ट्रक को धक्का देके नहीं चला पाएंगे, इधर आधी एनर्जी लगा पाएंगे। तो अभी ऐसा क्या है, ये है ना, इसको अट्रैक्ट करने में लग जाता है, तो इसका जो पोटेंशियल है वो कम हो गया, मतलब जो एयर को खींचने के लिए इसके अंदर पोटेंशियल था वो कम हो गया। पोटेंशियल कम होने से क्या हो जाता है, इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। ये मैं एक बार आपको प्रूव करता हूं, ये चीज कहां से आई। देखो बच्चों, मैंने यहां पर ये एक एग्जांपल से भी समझा रखा है, अक्सर मैं बच्चों को ये एग्जांपल देता भी हूं। मान लो कि है ना, ये सारे बॉयज गली में लड़के थे। अब ये क्या करते थे, गली की लड़कियों पे डोरे डालते थे, और ये गली की लड़कियों पे डोरे डालते थे। ये पहले का केस था। बाद में हम प्लेट ले आए, मतलब इस प्लेट के इस साइड नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और सारे इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, सारे पॉजिटिव चार्ज यहां। इसको फिर अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाता है, ग्राउंड के अंदर। अब क्या होता है, ओनली नेगेटिव चार्ज रह गया। अब आप ऐसे समझ लो कि इनकी हमने मैरिज करवा दी। जो ये है, ये देखो, ये अपने वाले के साथ बिजी हो गया, ये अपने वाले के साथ बिजी, ये अपने वाले के साथ बिजी, ये अपने। अब ये एयर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे और वहां वाला चार्ज इससे टूट के आ नहीं रहा। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका पोटेंशियल कम हो गया। अब हम इस पर ज्यादा चार्ज को स्टोर कर पाएंगे, जितना ज्यादा चार्ज स्टोर करेंगे वहां उतना नेगेटिव बन जाएगा, और इस तरह से अब एयर के इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रैप नहीं हो रहे। अब ये डिवाइस बन गई जो किसी चार्ज को ज्यादा स्टोर कर पाएगी। तो अब हमने क्या समझ लिया कि इस तरह की चीज को बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर करने जा रहे हैं बच्चों। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस तरह से भी हो सकता है, जैसे दो प्लेटों बीच में कोई चीज सैंडविच के अंदर होता है, हो सकता है बीच में खाली भी हो, और हो सकता है अंदर वाली जो स्लैब है, इसके तीन केस हो सकते हैं। या तो हो सकता है कि नो स्लैब हो, या हो सकता है कंडक्टिंग स्लैब हो, या हो सकता है डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। मैं आपको तीनों के केस एक एक करके कराऊंगा, पहले बार ये दोबारा रिवाइज कर लो। तीन केस हो सकते हैं देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के हमारे पास। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, या तो हो सकता है कि इसके अंदर कोई भी स्लैब ना हो, या हो सकता है इसके अंदर कंडक्टिंग स्लैब हो, या हो सकता है इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक स्लैब हो। तीन केस हो सकते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की क्या डेफिनेशन है, इसमें दो प्लेट्स होती है जो कि पैरेलल होती है, एक बैटरी से कनेक्ट होती है, एक अर्थ से। ये मैंने लिख दिया, आराम से अभी देख लेना।
इसको अर्थ इसलिए करता था कि ये पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाए, ग्राउंड में, और ज्यादा ज्यादा नेगेटिव चार्ज इसके साथ रहे, और अब इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा। अब अपने को ये सारी तीन चीजें पढ़नी है, तीनों के लिए अपने को कैपेसिटेंस की डेरिवेशन निकालनी है। अब तक अगर मैं समअप कर देता हूं तो मैंने अब तक हम कहां तक पहुंच गए ये देख लो। हम सबसे पहले पहुंचे हैं इसके अंदर, सबसे पहले हम पहुंच चुके हैं इसके अंदर कि व्हाट इज कैपेसिटर, तो ये एक चार्ज को स्टोर करने की डिवाइस। व्हाट इज कैपेसिटेंस, ये प्रॉपर्टी है या एबिलिटी है किसी भी मटेरियल की टू स्टोर द चार्ज। इसको केशव से लर्न करना है, Q इज इक्वल टू CV से। फाइनली जब हम इसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डेरिवेशन कर रहे हैं, इससे पहले क्यों ना हम ये देख लें कि ये किस सिद्धांत पे काम करता है, या फिर इसका प्रिंसिपल क्या है वो हम देखने चल रहे हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है वो देखते हैं, फिर हम ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर करेंगे। चलिए बच्चों, इसका प्रिंसिपल समझ लेते हैं सबसे पहले, फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर वापस आते हैं। देखिए बच्चों, ये हम कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ये कोई एक चार्ज बॉडी थी, ये चार्ज बॉडी थी, ये इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव थी कि एयर के इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करके न्यूट्रल हो रही थी। हम इस पे ज्यादा चार्ज को स्टोर नहीं कर सकते थे। हम इसके पास एक न्यूट्रल बॉडी को ले आए। न्यूट्रल बॉडी को लाने से क्या हुआ, इसने इसके नेगेटिव चार्ज को खींच लिया। ओवरऑल अगर हम सिस्टम का पोटेंशियल देखें, सिस्टम का पोटेंशियल, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पोटेंशियल पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, नेट पोटेंशियल पॉजिटिव माइनस नेगेटिव होगा, मतलब पॉजिटिव में से नेगेटिव को माइनस करना पड़ेगा, तो नेट पोटेंशियल कम हो गया। मतलब इसकी जो भड़क है, जो इस पे दबाव था, एयर को इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता थी, वो कम होगी, वो इसके नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी, व्हेनेवर, जब भी एक चार्ज बॉडी के पास न्यूट्रल बॉडी को लाते हैं, व्हेनेवर ए चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर टू अनचार्ज बॉडी, देन पोटेंशियल ऑफ द चार्ज बॉडी डिक्रीजेस हाईली। पोटेंशियल जो है इसका हाईली डिक्रीज हो जाएगा और कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, हाईली इंक्रीज। ये हमारे पास आ गया प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अब हम बढ़ते हैं अपनी डेरिवेशन की ओर। सबसे पहले अब हमें देखो क्या करना है, एक्सप्रेशन करनी है फॉर कैपेसिटेंस, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालनी है पैरेलल प्लेट के लिए विद नो स्लैब। एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद नो स्लैब। देखो बच्चों, इसके लिए अपने को दो तीन बातें पहले पता होनी चाहिए। एक तो ये पता होना चाहिए अपने को कि Q इज इक्वल टू CV होता है, मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। दूसरा अपने को पता होना चाहिए वेट वाला रिलेशन, कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रिलेशन होता है, V इज इक्वल टू ED से याद रखना है, D यहाँ पे डिस्टेंस है। फिर अपने को पता होना चाहिए सिग्मा जो होता है, ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको बोलते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। और अपने को इसके अंदर अभी तक इतना ही पता होना चाहिए। चलिए हम अपनी डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट स्टेप हमने देखा कि ये दो अपने को प्लेट्स दे रखी हैं। ये प्लेट दे रखी है जिसपे चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, और ये प्लेट दे रखी है जिसपे प्लस चार्ज डेंसिटी कितनी है, माइनस सिग्मा। इसके बाद ये हमने इस प्लेट को ग्राउंड कर दिया, ये बैटरी है, आपको ऑलरेडी बनाना है फिगर। लेट एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A, दोनों प्लेट्स का एरिया आपने मान लिया A है। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज D, ये भी लिख सकते हो कि चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा है। थर्ड स्टेप वो भी लिख सकते हो। यहां से स्टार्ट करते हैं, केशव वाले फार्मूले से अपने को पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। C इज इक्वल टू आ जाएगा Q बाय V, फिर V होता है E इंटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी दो चार्ज प्लेट के बीच में, इन बिटवीन, अगर दो अपोजिट चार्ज प्लेट्स हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में फर्स्ट पार्ट में आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने लिख दिया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये V आ गया हमारे पास, सिग्मा को फिर हमने आगे लिखा Q बाय एरिया। हमारे पास जो ये फाइनल V आ चुका है, इस पूरे के पूरे को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में। सेकंड में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा C इज इक्वल टू Q अपॉन QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कट जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कैपेसिटेंस आ गई। हम यहां से ये भी देख सकते हैं कि जनरली भी अगर आप देखते, ये चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी है। जितना प्लेट का एरिया ज्यादा होगा, चार्ज उतना ज्यादा स्टोर होगा। जितना दो प्लेट में डिस्टेंस कम होगा, मतलब ये प्लेट जब पास पास होंगी तो इस पे हम ज्यादा चार्ज को स्टोर कर पाएंगे, क्योंकि ये दूर है, दूर चली जाएगी जब ये वाली प्लेट, तो उस टाइम पे इसका इफेक्ट ही खत्म हो जाएगा, ये एयर के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। और थर्ड ये बात डिपेंड करती है रुकावट पे, परमिटिविटी पे। परमिटिविटी होता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करने में कितनी रुकावट होगी, मतलब परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड के रास्ते की रुकावट होती है। अगर इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जितना कम होगा, इलेक्ट्रॉन वहां जाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, उतनी कम हो जाएगी। तो ये तीन बातों पे डिपेंड करता है, ए पे, एप्सिलॉन नॉट पे और डी पे। अब एक बात और इसी से समझो, अगर ये पूरा का पूरा है ना कैपेसिटर, किसी एक मीडियम से भर दिया जाए, इसके अंदर एक मीडियम डाल दिया,
मान लो गूंद के लड्डू डाल दिए इसके अंदर, मान लो इसके अंदर थर्माकोल शीट डाल दी, मान लो इसके अंदर रबड़ चप्पले से भर दिया, इसको हमने कपड़ों से भर दिया, कोई भी मीडियम डाल दिया जो कंडक्टिंग ना हो, बस ये ध्यान रखना। तो उस साइड पे ये एम आ जाएगा, तो उस साइड पे एम आ जाएगा। तो ये क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो होती है उसको भी हम क्या लिख सकते हैं वो आपको बता देता हूं। उसको हम लिख सकते हैं, यहां पर लिख देंगे सी एम इज इक्वल टू ए। परमिटिविटी ऑफ मीडियम होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, डिवाइड में क्या आ जाएगा डी। ये एक फॉर्मूला और बन गया। वहां से अगर पूरा ही मीडियम से फील्ड, अभी बात करेंगे आधा मीडियम फील्ड हो उसकी बात भी करेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। अब देखो बच्चों, इसके अंदर कंडक्टिंग स्लैब हमने डाल दिए। कंडक्टिंग स्लैब डालने से क्या हो गया, मान लेते हैं कि कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस टी थी। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो इसके अंदर से तो इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकते, तो इलेक्ट्रॉन यहां से इसको आके न्यूट्रल कर नहीं सकते, इसलिए ये तो अपने लिए फायदेमंद चीज होगी। इसकी कैपेसिटेंस ज्यादा आएगी पहले वाले कंपैरिजन में। हम डेरिवेशन करके देखते हैं। देखो Q इज इक्वल टू CV, ये केशव से बाय डेफिनेशन अपने को याद रखना है। यहां से C इज इक्वल टू आ जाएगा Q बाई V। यहां से जो V है वो होता है अपने को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, वेद से रखना V इज इक्वल टू A इंटू D। अब जो डिस्टेंस है जिसको हम R या D लिख सकते हैं वो पूरा नहीं लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वो ओनली इस और इस रीजन के लिए चलेगा। पूरी थिकनेस D थी तो D के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चल ही नहीं रहा, D में से ये T को माइनस कर दो, ये बचा हुआ रीजन आ जाएगा, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो इसलिए डिस्टेंस हमने क्या लिखा, D माइनस T। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है दो प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो कि बस इस रीजन में नहीं है। तभी पूरे D में से इस T को माइनस किया और बचा हुआ पोर्शन जो है यहां वाला और यहां वाला आ गया, तो हमने यहां पे लिख दिया डिस्टेंस को D माइनस T। फिर अपने को पता है पोटेंशियल जो है वो चार्ज की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू होती है चार्ज अपॉन एरिया, बाकी सब डिटो सेम चलता आ रहा है। जैसे पहले हमने किया था सेम इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो हमारे पास आ जाएगा C इज इक्वल टू क्यू अपॉन ये पूरी चीज। तो पूरी चीज करोगे क्यू D माइनस टी, डिवाइड वाली चीज ऊपर चली जाएगी, क्यू से क्यू कट जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी आ जाएगा। तो ये आ गई कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब आ गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब होती है। सबसे पहले हम डाइलेक्ट्रिक समझते हैं क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक वो मीडियम होते हैं जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को टू पास थ्रू इट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अपने में से पास करने के लिए अलाउ करते हैं। नेट डाइपोल मोमेंट जो इनकी होती है वो कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं, वो प्रोड्यूस नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इनकी खुद की एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होती है, जैसे कि देखो बाहर वाली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहां से कहां है, वो ये है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चलती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात कर रहा हूं। और अंदर वाली यहाँ की यहाँ है, वो यहां से यहां चलती है, तो खुद की भी होती है। चलिए फिलहाल तो हमें क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का कोई खास यूज नहीं है, ये डेफिनेशन नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, सब कुछ पहले लिखना पड़ेगा। एरिया ऑफ शीट ए है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स कितना है D, जो थिकनेस ऑफ द स्लैब है, जो इसमें स्लैब डाली गई है इसकी थिकनेस T है। यहां से हमारे पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू CV, C इज इक्वल टू होता है Q बाई V होता है पोटेंशियल, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस हमें कौन सा लेना है बच्चों, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी चलेगा और बाहर भी। जो बाहर चलेगा उसको मानते हैं E नोट, नोट मतलब विदाउट मीडियम की, जब कोई भी चीज ना हो तो उसको नोट मानते हैं, तो E नोट मान लिया, जो कि दो प्लेट्स बनाएंगी। अंदर मीडियम वाला होगा तो हमने कहा जो E नोट है वो तो चलेगा पूरी थिकनेस में से T को माइनस कर दो, मतलब कि D माइनस T थिकनेस के लिए चलेगा। और जो मीडियम वाला है वो कितनी थिकनेस के लिए चलेगा, वो हम यहां देखते हैं, जो मीडियम वाला है वो T थिकनेस के लिए चलेगा, तो EM इंटू T। अब हमारे को ये फर्स्ट चैप्टर से ये वाला टॉपिक पता है कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर फोर्स इन फ्री स्पेस बाय फोर्स इन मीडियम, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन फ्री स्पेस अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। इस रेशियो को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हमने यहां से EM को ऊपर ले आए, K को नीचे मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम वाला क्या बन गया हमारे पास, E नोट बाई K। K यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, E नोट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस आ गई, जो कि हमारे पहले हमने E नोट मान रखा है, वही चीज है। अब यहां से E नोट को कॉमन ले लेते हैं अपन। E नोट कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा एक तो ये D माइनस T, यहाँ पे T के डिवाइड में K, तो T डिवाइड बाई K ये बच जाएगा। अब हमें पता है कि इस E की वैल्यू होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। फिर हमें पता है सिग्मा की वैल्यू होती है चार्ज अपॉन एरिया।
पुट इन इक्वेशन सेकंड। ये जो पोटेंशियल आ गया हमारे पास, इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। वहां पे स्पेस नहीं है, अदरवाइज हम पुट करके भी देख सकते थे। तो आप देखना है क्यू से क्यू तो कट जाएगा, जब इस वी की वैल्यू वो पुट करोगे, और जो नीचे वाली चीज है वो ऊपर आ जाएगी, मतलब ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, और ये साथ में ये चलता रहेगा। तो हमारे पास जो सी आ गया वो आ गया ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ये आ गया कैपेसिटेंस विद डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक, अगर कोई एक सिंगल बॉडी हो, आइसोलेटेड बॉडी हो, तो उसकी कितनी कैपेसिटेंस होती है। देखो बच्चों, आइसोलेटेड बॉडी हो, जैसे कि एक स्फेरिकल बॉडी है उसकी बात कर रहे हैं। ये मेरे पास कोई भी एक स्फीयर है, मेटल का कोई एक लड्डू है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो मानते हैं क्यू है, और उसकी जो रेडियस है वो कितनी है आर। हमें पता है क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी इंटू वी। क्यू इज इक्वल टू सी वी से, और हमें पता है सी क्या हो जाएगा, क्यू बाय वी। किसी भी स्फेरिकल बॉडी का पोटेंशियल जो होता है वो होता है के क्यू बाय आर। जितना चार्ज है और हम सारा चार्ज सेंटर पे मान सकते हैं, तो आ जाएगा हमारा पोटेंशियल के क्यू बाय आर। इसको यहां हम पुट कर देते हैं। जब हमने पुट किया तो यहां पर हमारे पास देखो वो चीज आ गई, क्यू के डिवाइड में के क्यू बाय आर। क्यू से क्यू कट गया, के को बोलते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर आ गया। ऊपर आ गया तो हमारे पास क्या बन गया, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहां से एक खास बात और पता चलती है बच्चों, सीजीएस सिस्टम के अंदर अगर हम देखते हैं ना, जितनी रेडियस होती है उतनी कैपेसिटेंस होती है, क्योंकि सीजीएस सिस्टम में इस पूरे की वैल्यू 1 होती है। जो के होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू एसआई में 9 इंटू 10⁹ है ना, सीजीएस में वैल्यू क्या होती है 1। तो सी इज इक्वल टू आर आ जाता होता है सीजीएस से। स्टार पॉइंट ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। मान लो बच्चों हमारे पास जो एक्सप्रेशन आई है फाइनल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसमें हम रेडियस ऑफ अर्थ पुट करते हैं, तो हमारे पास सी की एक्सप्रेशन आई है, सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर इस आर की जगह हम रेडियस ऑफ द अर्थ पुट कर दें, मान ली कि अर्थ जो है वो एक पूरा पूरा कैपेसिटर बन गई है, तो वो देखो अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर होती है। ये हमने पुट कर दी इसके अंदर। पुट करने से हमारे पास आ गया 711 माइक्रोफैरेड। मतलब कि ये बहुत छोटा कैपेसिटेंस आ गई। तभी है ना बच्चों, आप देखते हो जो कैपेसिटेंस हम पढ़ते हैं जनरली हमारी +2 क्लास के अंदर, उसमें क्या होता है 10⁻⁻12, 10⁻⁻15, 10⁻9 फैरेड, -9 फैरेड, इतनी कैपेसिटेंस कम दी होती है, पिको या माइक्रोम दी होती है। ये कह रहे हैं अगर अर्थ जितनी बड़ी बॉडी को भी कैपेसिटर बना दिया जाए ना, तो भी 711 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटेंस बन पाएगी। तो ये हमारे पास तो आ गया फॉर्मूला स्फेरिकल बॉडी के लिए कैपेसिटेंस का। और अभी हमारे पास ये कौन सा ये आ गया, अगर अर्थ का पूरा कैपेसिटर बन जाती तो 711 माइक्रोफैरेड इतनी कैपेसिटेंस बनाती। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। कैपेसिटर एनर्जी कितनी स्टोर करते हैं। देखिए बच्चों, मान लेते हैं कि ये दो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं और ये बैटरी से क्या कर रहे हैं, हम कोई एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं। मतलब कि यहां पे चार्ज को स्टोर कर रहे हैं। तो चार्ज को स्टोर करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। हमने मान लिया इसके ऊपर डी क्यू चार्ज को और स्टोर कर दिया, तो हमें पता है वर्क का फार्मूला क्या होता है। पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज, या पोटेंशियल होता है स्मॉल वर्क अपॉन स्मॉल चार्ज। हमने यहां से डी क्यू को वहां ले गए, डी क्यू को वहां ले गए तो हमारे पास कितना आ गया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डी क्यू। यहां से फिर केशव वाले फार्मूले से हमें पता है क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी। यहां से हमने v को क्यू की टर्म मिल गया, v क्या आ गया, क्यू डिवाइड बाय सी। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि हम जो चार्ज को इस प्लेट के ऊपर स्टोर कर रहे थे, हम कितना वर्क कर रहे थे। वर्क आ गया, इतना आ गया। कैसे आया बता देता हूं। c बाहर आ गया 1/c, अंदर क्यू डी क्यू बच गया। इंटीग्रेशन करो कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय 2। लिमिट पुट कर दी कि पहले इसके ऊपर 0 चार्ज स्टोर था और बाद में हमने मैक्सिमम चार्ज कैपिटल क्यू दे दिया, तो 0 से क्यू तक लिमिट पुट कर दी, तो आ गया हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। यही वर्क डन जो है, एक लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि दिस वर्क डन मस्ट बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या डायरेक्ट भी आप इसको लिख सकते हो W को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U, तो क्या जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। यहां से आप देखोगे तो क्यू को सी भी लिख सकते हैं केशव वाले फार्मूले से, तो एक सी से एक सी कट जाएगा, बच जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला है। ध्यान रखना, जब भी दो कैपेसिटर लगे हो और उनके अंदर अगर वो सीरीज में लगे हो तो आप जनरली ये वाला फॉर्मूला यूज करना। ये सीरीज के लिए होता है क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम है। मैं कहता हूं दो कैपेसिटर है, एक 10 माइक्रोफैरेड का, एक 20 का, कौन ज्यादा एनर्जी को स्टोर करेगा, तो आपने पूछना पड़ेगा कि सर सीरीज में लगे हैं पैरेलल में। अगर वो सीरीज में लगे होंगे तो ये फार्मूला लगाना, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम है, जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी उसकी एनर्जी कम। इसमें उल्टा है,
अगर वो मैं कहता था कि पैरेलल तो तुम ये फॉर्मूला लगाते, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। अब वोल्टेज में जिसके लिए सी ज्यादा होगा उसके लिए यू ज्यादा होगा, उसमें सी ज्यादा होने वाला एनर्जी क्या थी, कम थी। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला, दोनों ही आपको आने चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है बच्चों, एनर्जी डेंसिटी होती है जो जो प्लेट्स है ना उसके बीच में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डेंसिटी कितनी है देखनी है। तो वो होगी क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी जब भी देखेंगे एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम होती है। एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला आपने पढ़ा है अभी अभी, हाफ सीवी स्क्वायर होता है। वॉल्यूम अपने पता है एरिया इंटू डिस्टेंस है, मतलब ये जो प्लेट्स है इनका एरिया और इन दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस, तो इसके बीच की वॉल्यूम आ जाएगी। फिर अपने को ये भी पता है, ये दो चीजें अपने को पहले पता होनी चाहिए, एक तो वेद वाले फार्मूले से V इज इक्वल टू ईडी, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस, और सी का फार्मूला ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था इसके अंदर, फर्स्ट पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस विदाउट किसी स्लैब के। तो यहां पर हमने सी की वैल्यू को पुट कर देना है, यहां पर हमने V की जगह ईडी पुट कर देना है। जब सी की वैल्यू पुट करी तो क्या आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। V को पुट किया ईडी तो आ गया ई स्क्वायर डी स्क्वायर, ए से ए खत्म हो जाएगा, डी स्क्वायर डी स्क्वायर चल जाए, ये बच जाएगा। यही एनर्जी डेंसिटी होती है बच्चों हमारे पास ईएम वेव चैप्टर जब हम करेंगे यूनिट 5, उसमें होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड, वो यही होगी सेम। फिलहाल के लिए अभी आगे भी यूज होने वाला, तो अच्छे से कर लेना इसको। अब हम आगे बढ़ते बच्चों, अब आता है हमारे पास कॉमन पोटेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आने के 99.9% चांसेस है। कॉमन पोटेंशियल का क्या टॉपिक बच्चों, दो बॉडीज का अपने अलग अलग चार्ज था, अलग अलग कैपेसिटेंस थी, अलग अलग क्या थी पोटेंशियल, दोनों को एक वायर से जोड़ दिया, चार्ज फ्लो करेगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, मान लेते इस पे ज्यादा था तो इससे वहां जाएगा, कब तक फ्लो करेगा तब तक उनका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। अब बच्चों अपने पता है केशव वाले फार्मूले से, ये तो फार्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू सी वी, यहां से आ जाएगा वी जो है क्यू बाय सी, क्योंकि बच्चों ये तीनों ही स्केलर क्वांटिटी है, तो ये भी डायरेक्ट ऐड कर देते हैं और ये भी क्या करते हैं डायरेक्ट ऐड, तो सी क्यू नेट क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2, सी नेट क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। ये हमारे पास आ गया कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला। इसको हम फर्दर लिखना चाहें तो इस क्यू को CV लिखो, इस क्यू को भी CV लिखो, तो C1V1 प्लस इसका C2V2, नीचे ये आ जाएगा। ये आ गया कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला। इसको आप यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ये हमारे पास आ गया, इसको आप ध्यान रखना कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला। अब बच्चों जब भी है ना हम इन दोनों को ऐसे जोड़ रहे थे किसी वायर से, तो हमने देखा कुछ एनर्जी का लॉस हो गया। मान लो पहले इसके पास 80 रुपीज की एनर्जी थी, इसके बाद 20 होने तो टोटल 100 रुपीज चाहिए थे, दोनों को जब ऐड करते, पर एनर्जी दोनों को ऐड करके देखी ना तो हमारे पास आगे मान के चलो 95 आने चाहिए, 100 रुपए आए 95 रुपए, तो माइनस के 95 करके देखे तो लॉस कितने का हो गया, 5 का। तो ये जो लॉस निकाल रहे हैं ना हम, लॉस क्या होता है, पहले कितने थे और फाइनल कितने रहेंगे। चेंज हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल और लॉस होता है इनिशियल माइनस फाइनल। तो पहले हमारे पास क्या था, इसके पास कैपेसिटर सी के पास अलग एनर्जी थी, दूसरे पास अलग थी, तब दोनों एक बन गए थे तो एनर्जी क्या होगी अलग, वो हमने माइनस कर दी। तो पहले टोटल कितनी एनर्जी थी वो निकाल ली और फिर हमने माइनस कर दी। जब बच्चों अलग अलग थे तो पहले की एनर्जी थी हाफ C1V1 स्क्वायर, दूसरे की थी हाफ C2V2 स्क्वायर, दोनों एक हो चुके थे तो हाफ कैपेसिटेंस क्या होगी दोनों की ऐड C1 C2, और पोटेंशियल हो गया था कॉमन हो गया, जिसका फॉर्मूला अपन ने यहाँ पे नीचे लिखा, ये फॉर्मूला आ गया था। अब इस कैपेसिटेंस इस पोटेंशियल को अपन यहाँ पुट कर देते हैं, जब यहां पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर वाली टर्म का स्क्वायर अलग, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर अलग। अब यहां देखेंगे तो यहां जब हम देखेंगे, जब इसकी वैल्यू पुट करिए ये वाली, तो ये जो टर्म थी ये इससे कैंसिल होकर स्क्वायर कट गया। अब पूरी इस इक्वेशन का एलसीएम ले लेंगे, नीचे आ जाएगा C1 प्लस C2। अब देखो इस पूरी टर्म को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसके अंदर वाली से, ऐसे ही फिर इस पूरी टर्म को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसके अंदर वाली से। इस तरह से हम देखेंगे हमारे पास जो निकल के आ जाएगा ये ऊपर वाला सारा आ जाएगा, इसके अंदर ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी, ये ग्रीन वाली से और ये वाली इस वाली टर्म से। जो बच जाएंगे हमारे पास 4 टर्म बच जाएगी इन चारों टर्म के अंदर, इसमें भी और इसमें भी, सॉरी इन तीनों टर्म के अंदर C1 C2 कॉमन आ रहा है। नीचे से हमने बाहर ले लिया C1 प्लस C2 और यहां से C1 C2 और यहां भी C1 C2। जब ये कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा V1 का स्क्वायर प्लस यहां से बच गया V1 का स्क्वायर और यहां से हमारे पास बच जाएगा इधर से V2 का स्क्वायर और यहां से हमारे पास बच जाएगा माइनस का 2V1 V2। ये आ गया, ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। अब हम देखें कि ये टर्म कभी नेगेटिव हो नहीं सकती क्योंकि कैपेसिटर जो है पॉजिटिव रहता है, ये स्केलर क्वांटिटी है।
स्केयर किसी बॉडी का नेगेटिव हो नहीं सकता किसी टर्म का, तो ये भी क्या है पॉजिटिव। दैट मीन्स अगर ये पूरा पॉजिटिव है तो इसका मतलब एनर्जी का लॉस हुआ है। जो एनर्जी का लॉस हुआ है वो मैंने यहाँ लिख दिया कि दोनों टर्म पॉजिटिव है। अब बात आती है कि ये एनर्जी के लॉस का फार्मूला आ गया हमारे पास, क्या, हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्केयर। बात आती है कि ये एनर्जी गई कहां सर, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हम कहेंगे जो वायर थी ना बच्चों, इसने चार्ज को ट्रांसफर किया था, इसमें कुछ हीट प्रोड्यूस जरूर होगी, क्योंकि जब भी चार्ज चलेगा तो हीट प्रोड्यूस होगी। तो हम नीचे लिख देंगे दिस एनर्जी में लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द कनेक्टिंग वायर। नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं बच्चों, अब आता है फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। देखो बच्चों, ये हमारे पास दो प्लेट्स हैं। मैं कोई भी एक, मान लो इस वाले की मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कह दूं यहां पे कितनी है, ये मान लो प्लेट ए है और ये क्या है बी। ए की इलेक्ट्रिक फील्ड में देख लेते, चलो बी के ऊपर, इस बी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो हम देखेंगे बी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दो प्लेट के बीच में, सॉरी किसी भी एक प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां देख रहा हूं तो क्या होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। इस प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे देख रहा हूं तो होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास है तो फोर्स का फार्मूला होता है E इंटू क्यू। तो मैंने लिख दिया E की जगह ये वैल्यू लिख दी, क्यू की जगह क्यू। अब प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, क्योंकि कुछ भी चार्ज हो सकता है, अगर दोनों प्लेट पॉजिटिव नेगेटिव होंगी तो अट्रैक्टिव चार्ज होगा तो फोर्स नेगेटिव आएगा, दोनों सेम चार्ज की होंगी तो पॉजिटिव आएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको जब सिग्मा को ओपन करेंगे तो आ जाएगा ये क्यू स्क्वायर, ये आ जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बाय एरिया, सॉरी, तो ये आ गया क्यू बाय एरिया, तो ऊपर आ जाएगा क्यू स्क्वायर, नीचे आ जाएगा एरिया 2a एप्सिलॉन नॉट बन गया। ये आ गया फोर्स ऑन प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर, एक प्लेट दूसरी प्लेट पे कितना फोर्स लगाती है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं वर्क डन टू मूव ए प्लेट ऑफ कैपेसिटर। किसी भी एक प्लेट को मूव करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, वो तो ध्यान से समझो। जब आप मान लो इसको x डिस्टेंस लेके जा रहे हो तो वर्क का फार्मूला होता है क्या, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स आपने अभी निकाला था, ये डिस्टेंस आ गया, तो डिस्टेंस से बड़ी ये अपना आंसर आ गया। तो हम वैसे कह सकते हैं कि अगर आप इसको x डिस्टेंस आगे लेके जा रहे हैं इतना वर्क हमें करना पड़ेगा, या इतना ही हमारे अंदर क्या आएगा, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कई बार एक क्वेश्चन आता है कि एक प्लेट को मूव करा रहे हैं तो कितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा, तो हम कहेंगे वर्क डन के इक्वल आएगा क्यू स्क्वायर x बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, एक बार ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे, ये जो है पर्टिकुलर पेट क्वेश्चन पेपर का फेवरेट क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान से समझ लो अभी ये वाले। वो कह रहे हैं कि अगर मैंने इसके अंदर कोई एक प्लेट को डाल दिया या एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट को बाहर निकाल दिया, दूसरा कंडीशन क्या होगा, या तो बैटरी कनेक्टेड है या बैटरी कनेक्टेड नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में आते हैं। जब मानते हैं अभी बैटरी कनेक्ट है और प्लेट को हम अंदर डाल रहे हैं, प्लेट को बाहर निकालेंगे, इसका उल्टा तुम अपने आप कर लोगे, तो वो कह रहे हैं इन चीजों पे बताओ क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, चार्ज पे, सी पे, वी पे और यू पे। चार्ज पे, सी पे, वी पे और यू पे। वी पोटेंशियल है, सी चार्ज है, और सी कैपेसिटेंस है, और क्यू क्या है, चार्ज, यू है एनर्जी। हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो, इसके अंदर बैटरी कनेक्टेड है ना बच्चों। जब बैटरी कनेक्टेड है तो कभी भी बैटरी तो पोटेंशियल चेंज हो ही नहीं सकता, ज्यादा होगा तो बैटरी वापस की ओर ले लेगी, इसको इनटेक कर लेगी, कम होगा तो बैटरी इसको उतना और ज्यादा चार्ज कर देगी, तो ये रहेगा कांस्टेंट। फिर हमारे को पता है कि जो सी होता है वो होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अगर मीडियम की बात करें, कोई स्लैब डाल देते हैं तो ए के एप्सिलॉन नॉट बाय डी, क्योंकि के बढ़ने से सी बढ़ गया। अब अपन करते हैं केशव वाले फॉर्मूले से, क्यू इज इक्वल टू सी वी। सी बढ़ गया, ये कांस्टेंट है, दो तो आंसर आ गए, ये तो बढ़ गया, ये कांस्टेंट है तो मैं इसको कुछ नहीं खाली छोड़ देता हूं। और अब क्यू इज इक्वल टू सी वी है, एक चीज कांस्टेंट है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, एक बढ़ रही है तो ये भी क्या होगा, बढ़ जाए। अब हम देखते हैं एनर्जी की बात। एनर्जी क्या होता है हमारे पास, हाफ सी वी स्क्वायर, तो वी कांस्टेंट है, सी बढ़ रहा है तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अब इसका उल्टा अपने आप से करना, अगर इसको बाहर ले जाते तो सारा कुछ उल्टा उल्टा हो जाता। अब हम देखते हैं सेकंड केस, जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है। जब बैटरी डिस्कनेक्टेड हो जाए ना बच्चों, चार्ज कंजर्व रहता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हम देखेंगे जो चार्ज है ये क्या रहेगा, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। हमारे को पता है सी का जो फार्मूला होता है ये होता है ए के एप्सिलॉन नॉट बाय डी। पहले स्लैब नहीं थी, जब स्लैब आई तो के की वैल्यू हमने मान लो कुछ भी इसमें स्लैब आ गई तो ये के जिससे सी का होगा बढ़ जाएगा। फिर अपने पता है क्यू इज इक्वल टू सी वी है, तो वी कितना होगा, वी होगा हमारे पास क्यू बाय सी, क्यू इज इक्वल टू सी वी से। अब
ये कांस्टेंट है, ये बढ़ गया तो ये क्या हो जाएगा, कम। इसका आंसर आएगा डिक्रीज, इसका आएगा इंक्रीज, इसका आएगा कांस्टेंट। अब हम देखते हैं अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे एनर्जी का। ये नहीं लगाएंगे हाफ सी स्क्वायर, बल्कि हम लगाएंगे हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये बढ़ गया तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। ये भी क्या आ जाएगा, डिक्रीज। तो हमारे पास क्या क्या आंसर आ जाएंगे, एनर्जी डिक्रीज, पोटेंशियल भी डिक्रीज, और कैपेसिटेंस इंक्रीज, चार्ज कांस्टेंट, ये आ जाएगा हमारे पास। आगे बढ़ रहे हैं। अब आता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। उसके मैं न्यूमेरिकल नहीं करा रहा, बस एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो हम उसको लिखेंगे, नेट कैपेसिटेंस जो है वो 1/c करके निकलेंगे। 1/cs होगा 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 एंड सो ऑन। पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं c1 प्लस c2 प्लस c3 एंड सो ऑन। ये पूरा अपने आप में एक अलग टॉपिक है, इसके कॉम्बिनेशन को सोल्व करने का, वो इस वीडियो में नहीं हो पाएगा। थैंक यू सो मच।